आज आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से बंद कमरों के फैसलों के नतीजे में आज वो कश्मीरी जो अपने आप को फख्र पाकिस्तानी कहता था, आज वो पाकिस्तानी एम्बेसियों के सामने आके खड़ा हो गया। ये किस तरीके से आम लोगों पर, मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जिनके हाथों में अमन का झंडा है, सफेद झंडा है, उन पर ये किस तरीके से गोलियां बरसा रहे हैं। स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, उसकी विजुअल आ रही है। वो मॉडल नजर आता है जो गाजा में हमें नजर आता है, कोटलिया में, यानी वहां पर जख्मियों को ले जाया गया, उस अस्पताल को घेरे में रखा गया। आप किस तरफ इस रियासत को लेकर जा रहे हैं? एक तरफ आप बलूचिस्तान के हालात को देखें, आप क्वेटा में यूनिफॉर्म में एक शख्स बाजार में नहीं जा सकता। आप देखें कि जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो यही मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ ने बर्थडे केक काटा था। एक तरफ ये जनाजे पड़े हैं, दूसरी जानिब इलेक्शन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये भी देखें कि साहब भी जिस तरीके से एक्शन कमेटी जो है उसके शहीदों का तमस्खरा उड़ा रहे हैं। जब आप सेहत की बात करो, एजुकेशन की बात करो, जब आप कहो कि भाई सब मेरे आईनी हुकूक ये हैं, तो आप रॉ के एजेंट हो गए, आप हिंदुस्तान के एजेंट हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड। कल रात जी कश्मीर से बहुत ही बुरी खबरें आई हैं। मैं इसको जितना भी अच्छे तरीके से इसको पैकेज करने की कोशिश कर लूँ, बदकिस्मती से हो नहीं पाएगा, तो इसलिए माजरत अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगे। आगाज़ तो ये सारी सिचुएशन का जो भी एहतजाज वहाँ पे चल रहे हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको इवेंचुअली कलअदम करार दिया गया, उसका आगाज़ तो सितंबर 2023 में हमें मिलता है, जहाँ पे सिर्फ कोई आटे और जो आटे की कीमतों के ऊपर मामला था, गंदम की कीमतों के ऊपर इशू था, बिजली की कीमतों के ऊपर, यानी बेसिक जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी कीमतों के ऊपर एहतजाज जो किया जाता है, ये वो था सारा जिसका आगाज़ हुआ था, और ये आपका आइनी हक भी था। लेकिन इवेंचुअली ये हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कब बना वो हमें नहीं समझ आया, क्योंकि रियासत ने इसको मिस हैंडल किया। और मिस हैंडलिंग तो शायद ठीक वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे आप सीधी गोलियाँ चलाएं, शहादतें लोगों की देखने को मिलें, और बड़ी ही ज़्यादा ख़तरनाक रिपोर्टिंग वहाँ से जब हो, तो फिर आप सोचते हो कि यार ये चल क्या रहा है निज़ाम, सब कुछ अनकन्फर्म्ड है। ये तो मैं कोट कर देता हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जिस एतबार से जो नंबर्स को रिपोर्ट किया है, उनको जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार, ये लोग तो अपने इनसे बातचीत करनी थी, ये गोली चलाने का निज़ाम किसने शुरू कर दिया, ये बात आई कहाँ से। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि हमारे अपने भाई हैं, मेरा ताल्लुक़ है मेन स्ट्रीम मीडिया से बड़ा ज़्यादा देर रहा है, इस साइलेंस, खामोशी। आप बड़े बड़े आप यहाँ के व्लॉगर्स को देखें, मिलियंस में इनके चैनल हैं, रिपोर्ट क्या कर रहे हैं कि कश्मीर में जी इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं सर, इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन को सर में मारना है इस इंतखाबात को। 60% की वहाँ पे टर्न आउट होता है, देख लें 30% भी पूरा नहीं हो रहा। हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसी आवाज़ जिसने पिछले कोई 1.5-2 साल में अच्छे खासे पर्चे भुगताए हैं और धक्के खाए हैं, लेकिन तवाना आवाज़ है, खड़े हैं, एक प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस लिया हुआ है। एंड आई लव दीज इंडिविजुअल्स, इनका एक प्रो डेमोक्रेटिक, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस रहता है, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि उनके ऊपर कभी कोई पेशावर में मुकदमा बन रहा है, तो कभी किस खुड में बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फिर भी वो खड़े रहते हैं। पाजी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे लिया। भाजी क्या चल रहा है, निज़ाम क्या है कश्मीर के अंदर? कल की खबरें तो बहुत बुरी हैं। पाजी, मैं जो न्यूज में देख रहा हूँ, जो ट्विटर पे जो चीजें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में आ रही है, जो कश्मीरी सहाफी कोट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, और साथ साथ जो वीडियोस हमें वहां से मौसूल हो रही है, बहुत सारी वीडियो तो आपको पता है कि हम खुद भी जब देखते हैं लगाते हुए एक खौफ सा महसूस, एक डर महसूस हो रहा है कि भाई साहब ये वाली वीडियोस तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे बचपन में, हमारे लड़कपन में, जब हम पाकिस्तान यानी पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन हम देखा करते थे, तब इस किस्म की तस्वीर मंजरेआम पर आती थी और हम कहते थे कि हिंदुस्तान कितना जालिम है, कितना गाजिब है। ये किस तरीके से आम लोगों पर, मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जिनके हाथों में अमन का झंडा है, सफेद झंडा है, उन पर ये किस तरीके से गोलियां बरसा रहे हैं। तो जब हम वो मनाजिर देखते थे तो यकीनन सबकी रूह काम जाती थी। लेकिन कल से और इससे पहले जो तस्वीर हमारे सामने आई है, यकीनन इसने हमें और भी तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। वो आवाजें जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाजें थी, वो माएं बहन बेटियां जब सरहद पे लड़ाई होती थी, जंग होती थी हिंदुस्तान के साथ, तो वो दुआएं मांगती थी पाक फौज के लिए कि हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। वो कश्मीरी माएं बहन बेटियां अपने अपने बच्चों को
अपने खामन को बंदूक पकड़ाती थी कि जाओ लड़ो अपने फौजियों के साथ, जाओ हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया है। आज मैं देख रहा हूं कि वो रो रही है, बिलक रही है, खून के आंसू रो रही हैं। और अब वहां पर जो लाशें आई हैं, मुझे वो देख के बड़ी तकलीफ हो रही, जिस तरीके से स्ट्रेट फायरिंग हो रही है और उसके विजुअल आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हमें वो मॉडल नजर आता है जो गाजा में हमें नजर आता है, जो हमें मकबूजा कश्मीर में नजर आता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इख्तिदार की खातिर, चंद लम्हों की इस ताकत की खातिर आप अपने लोगों पर जिस तरीके से गोलियां बरसा रहे हैं, अपने लोगों के जनाजे। और फिर आप देखिए, अभी वो कल रात को मैं देख रहा था कि कोटलिया में, यानी वहां पर जख्मियों को ले जाया गया, उस अस्पताल को घेरे में रखा गया है। अभी मीरपुर से जो इतलात आ रही है, वहां पे वो राजा रुखसार साहब जो सहाफी है, वो उसको उसको उसने जो खबर दी है, वो बड़ी अफसोसनाक है कि वहां पर अभी जो फायरिंग हुई और फायरिंग के विजुअल आ रहे हैं, जिसमें आप देखते तकरीबन ये भी बताया जा रहा है कि अब तक कंफर्म तकरीबन 6 शहादतें हो चुकी हैं, कई लोग जख्मी हैं। और जख्मियों के विजुअल भी अगर आप देखें तो वो खून में लथपथ हैं। आप किस तरफ इस रियासत को लेके जा रहे हैं? एक तरफ आप बलूचिस्तान के हालात को देखें आसिफ, वहां पर एक मेजर था जिसने खातून डॉक्टर के साथ, डॉक्टर शाहजेद थी मेरे ख्याल में, जिसके साथ रेप किया था। बलोचों की डिमांड क्या थी कि इस बंदे को इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा कर दें। भाई हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन बेटी को इंसाफ चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ? बदमस्त नशे में चूर मुशर्रफ ने जाके बुगटी को शहीद किया। मुझे बताएं, क्या गोली से जो लड़ाई शुरू हुई थी, गोली के थ्रू जिस चीज को, मजामत को दबाया जा रहा था, आज क्या बलूचिस्तान नॉर्मलाइज हो गया है? क्या बलूचिस्तान में, आप मैं और बलूचिस्तान की बात नहीं करता, मैं 2 महीने क्वेटा में रहा हूं। आप क्वेटा में यूनिफॉर्म में एक शख्स बाहर बाजार में नहीं जा सकता। जब इस किस्म के हालात आपके बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी वहां हर रोज कभी टांग में, कभी बलू में, कभी लकी मरवत में, कभी सवात में तालिबान नजर आते हैं, धमाके हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो भाई एक तरफ तो आपके घर के अंदर ये आग लगी है, पड़ोस में आपने क्या किया है? पड़ोस में आपकी जो नाकिस किस्म की, नालायक की आपकी ये है कि आपकी पॉलिसियों के नतीजे में अफगानिस्तान, आप देखें आपने बॉर्डर बंद किया है, 1.5 लाख लोग जो है, आप जब जाएंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, वहां पर 1.5 लाख जमरूद का किला आप क्रॉस करेंगे और आगे लंडी कोतल की तरफ आप जाएंगे, 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? या तो मंशियात के आदि हो चुके हैं या चोरी चकारी में आ चुके हैं। दूसरी जानिब आपकी हथियार की इंडस्ट्री, पिशावर के हैदराबाद या हैदराबाद की इंडस्ट्री, दीगर इंडस्ट्रियां ठप हो चुकी हैं। आपके लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इंडस्ट्री एक तरफ आप जाए, फैसलाबाद की इंडस्ट्री का बुरा हाल हो चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। आप बारखाऊ एक मुल्क है मेरे ख्याल में, मैं अगर नाम ठीक ना लूं तो, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। हालात हमारे ये हो गए हैं। दूसरी जानब आपने पंगा लिया, अफगानिस्तान ऑलरेडी वहां पे फायरिंग चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है। हिंदुस्तान डिक्लेयर दुश्मन है आपका, चाइना आपसे खुश नहीं है। और अभी जो डिफेंस की आपकी पॉलिसियां, जो मुआहदे आप कर रहे हो कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, जहां पर कुवैत पर हमला, बहरीन पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि आप ईरान के साथ भी कोई बड़ा पंगा लेने वाले हो? तो बॉर्डर आपके महफूज नहीं, अंदर मुल्क आपका महफूज नहीं, मईशत आप नहीं लेके आए। नालायक नाअहल हुक्मरानों को अगर आप देखें, कल मैं देख रहा था कि जिस तरीके से कश्मीर, ये शुरू कहां से ये मामला हुआ है? भाई 13 सीट से महाजरों की, कश्मीर क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये जो महाजरों की सीटें हैं, आपने जाके ये जो जिस पड़ले में बैठती है वहां पर वो पड़ला भारी हो जाता है। जिन लोगों को हमने वोट दिया है वो लोग जो है बेचारे जाके अपोजिशन के पिंचों में पड़ जाते हैं। या जिस हुकूमत को हमने इलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं महाजरों की सीटें दूसरे सीट में बेंच पे बैठ जाती है, पूरी की पूरी हुकूमत गिर जाती है। अब इतनी बेशर्मी नालायकी इस नून लीग की है कि राना सनाउल्लाह साहब काउंटिंग कहां से कर रहे हैं कि 8 हमारी तो सीटें कंफर्म है, यानी महाजरों की सीटें उन्होंने अपने इसमें डाल दी गोद में कि भाई हमारी झोली में हम जीत चुके हैं। पहले से चीजें डिक्लेयर है, पहले से चीजें हो गई हैं कि फलां का, यानी कश्मीर फलां को मैंने दे दिया। ये क्या कोई मुगलों की रियासतें या महाराजा रंजीत सिंह की रियासतें हैं कि भाई साहब फलां को इतना बांट दो, फलां को इतना बांट दो? भाई आप इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया आपने। अभी मैं देख रहा था, कल मैं देख रहा था कि मरियम नवाज साहिबा, यानी नून लीग को भी खून लग चुका है इनके मुंह को। आप देखें कि जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो यही मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ ने बर्थडे केक काटा था। फिर जब आपको याद होगा, यहां पर एक
इमाम बारगाह में शहादतें हुई, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, वहां पर कई लोगों के जनाजे उठे, उसी वक्त बसंत मेला मनाया जा रहा था। हालांकि बसंत का मेला आप बाद में भी सेलिब्रेट कर सकती थी। अच्छा, कल मैं देख रहा था रौला कोट में लाशें ही लाशें, माएं बिलक रही हैं, बहनें रो रही हैं, सोशल मीडिया पे आहो बका की आवाजें आप सुन रहे हैं। लेकिन अफसोस अफसोस, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब ने कल आतिशबाजियों वाली वीडियो जारी की। यानी इन लोगों के सीने में दर्द ही नहीं है, इंसानियत से तो ये कोसों दूर हो चुके हैं। इनको पता है कि हमने अवाम को क्या करना है। अवामी लीडर क्या होता है? अवाम का दर्द समझता है, दुख को समझता है। आप इस वक्त देखें इनके हालात ये हैं कि इनको पता है कि हमें किसने मुसल्लत किया इस 24-25 करोड़ अवाम पर। उनको खुश करो और आपको कश्मीर की हुकूमत भी मिलेगी, आपको पाकिस्तान की हुकूमत भी मिलेगी। ऐसे बोने बिठा दिए हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे। जिस तरीके से फैसला साजी हो रही है बंद कमरों में, उसका नुकसान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को हो रहा है। और याद रखिएगा कासिम, ये जो इस वक्त सब कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये भुलाने वाला नहीं है। मैं अपनी बात करूं ना, मैं अपने एक भाई की लाश उठा चुका हूं। मुझे आज भी मेरा दुश्मन जो है ना, वो मुझे नींद में जागते हर वक्त याद आता है कि कब मैं उसका जो है, मैं उस अपने भाई का मैं जो है बदला लूंगा। ये बदले की आग मजीद बढ़ेगी, भड़केगी जो आपने लगाई है। अब आप देखें ये लोग क्या, ये वो लोग थे जो इंटरनेशनली कनाडा में, यूरोप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। ये हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकलते थे। ये मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म ज्यादती होती थी उसके खिलाफ निकल आते थे। आज आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, बंद कमरों के फैसलों के नतीजे में, आज वो कश्मीरी जो अपने आप को फख्र पाकिस्तानी कहता था, आज वो पाकिस्तानी एम्बेसियों के सामने आके खड़ा हो गया है। तो ये किसकी पॉलिसियां हैं? किस डगर पर ये मुल्क चल रहा है? अभी मीरपुर से जो इतलात आ रही है हमारे पास, वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। हत्ता कि वहां पे जो हॉस्पिटल है उसको घेरे में रखा गया, लाशों को कब्जे में ले लिया गया है। क्या कभी पाकिस्तान में हमने देखा था कि इस तरह का ऐसा माहौल होगा? ऐसा क्या सोचा इस तरह की नफरतें, सोच भी की हवा सोच जो है? सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। हम ये सारे वो मामलात हैं जो कि हम मकबूजा कश्मीर को सोचते हुए हम भारत को गालियां देते थे। ये सब मामलात वो हैं। हम जब फ़लस्तीन की बात करते हैं और वहाँ पे हम कहते हैं यजीदियत हमें नज़र आती है, और हमें वहाँ पे कहते हैं कि ज़ायनिस्ट ने तबाह बर्बाद कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं। सो अगर फॉर दोज ऑफ़ यू जिनको शायद आइडिया ना हो, 40-40 दिन के लिए इंटरनेट की बंदिश होना, ये आज़ाद कश्मीर की मैं आपको बता रहा हूँ, 2.5-3 हफ्ते के लिए बैंक्स का बंद रहना, आपका लिए रोटी जो खाने की बेसिक जो चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम्स डे टू डे के लिए, वो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपने पूरा ब्लैकआउट किया हुआ है और उसको हर तरफ से कॉर्डन ऑफ है, लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। ये सिर्फ बेसिक्स हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको टेक्निकली देखूँ ना कि क्यों ग्रीवेंसेस हैं, कितना क्या मामला हो गया, बातचीत क्यों वो कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जो कि उनका आईनी हक है, तो कहते हैं आज़ाद कश्मीर के नहीं, आपको एक डीपर स्ट्रक्चरल ग्रीवेंस नज़र आती है। वो क्या नज़र आती है कि पाकिस्तान के जितने भी अपने फेडरल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं ना, उसके अंदर उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। यानी मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, CCI की बात करूँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NFC की आप बात करें, नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात कर लें, यानी ये जितनी बॉडीज दूसरी दीगर बॉडीज हैं, जो इसकी बिजली की बात कर लें, वो कहते हैं हम लोग बनाते हैं। सो जिसके बेसिक रिसोर्सेज हैं, आपने उन्हीं को छीनना है, उनको लेना है और वापस उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल भी नहीं करना। जो मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते थे, शेख मुजीबुर रहमान साहब, कि मुझे इस्लामाबाद से पटसन की बू आती है, तो इनको भी इस्लामाबाद से पटसन की बू ही आती होगी ना। इनको अपना बिजली घर, इनको अपनी ज़रूरियात नज़र आती हैं। और आप कर क्या रहे हो? वो बातचीत कर रहे हैं, आप आगे से गोली मारी जा रहे हो। तो आपने नुमाइंदगी नहीं दी। एक तरफ तो आप जब नुमाइंदगी की बात पे वो सवाल उठाते, आप देखिए हमारे यहाँ कितना नॉर्मलाइज हो गया। मैं उस दिन देख रहा था कि भारत में कॉकरोच जनता पार्टी उठी, तो उसने जिस तरीके से वो तहरीक उठी, तो उसके बाद एक स्क्रिप्ट तैयार हुआ और उस स्क्रिप्ट में कहा गया कि ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। वहां पर भी ये मामला, चलो उस बंदे में थोड़ी सी गैरत जागी। आज वो जो कमिश्नर था उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा यार मैंने जो काकरोच जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया, मैं इस्तीफा देता हूं, ये गलत है ये बात, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट और हमारे बीच में नफरत फैले। ये बहुत बड़ी बात है कि उस बंदे ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस तरीके से कल मैं देख रहा था, एक तो हमारे सहाफी, पता नहीं सो कार सहाफी, जिस तरीके से स्क्रीन पर बैठे हैं अपने रिजक को बचाने की। रिजक का तो वादा कासिम भाई रब ने किया है, ये मेरा भी अकीदा है और आपका भी अकीदा है। पिछले 2 साल से मैं जिस तरीके से मसाइल का शिकार हूं, जिस तरीके से मेरे पे मुकदमे हैं, जिस तरीके से मैं बगैर बेरोजगारी, यानी रोजगार तो है नहीं, उसके उन हालात के बावजूद रब तो मुझे रिजक दे रहा है। लेकिन कम से कम मेरा जमीन तो जिंदा है ना, कि मैं सोच तो ये रहा हूं कि मैं रात को सुकून से सो जाता हूं कि हाँ, जो मुझे रब ने ड्यूटी दी है मैं उसी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूं।
लेकिन इन बेशर्मों को, नालायकों को, नाअहलों को सिर्फ और सिर्फ ये पेट की पड़ी है। आप देखिए हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कल जिस तरीके से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, और इस ऐसे एक ऐसा इलेक्शन, धांधली ज़्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, ये इस किस्म के इलेक्शन, वर्स्ट किस्म के इलेक्शन, जिसमें पंजाब की पुलिस की वीडियो आई है, जिसमें दीगर लोगों की वीडियो आई है, जिसमें वीकू डाले जो है फिर से नजर आ रहे हैं उसी तरह एक्टिव। तो मुझे ये बताएं कि इस इलेक्शन पर गला फाड़ फाड़ के, घुंघरू बांध बांध के जिस तरीके से ये हमारे स्क्रिप्टेड डाकिया किस्म के सहाफी नाच रहे थे, तो इनको शर्म नहीं आई जब ये कॉकरोच में नरेंद्र मोदी के फाशिज्म में बात करते हैं, जो इधर फाशिज्म का निजाम खड़ा हुआ है, क्या इनके लबों पर जिद किसी ने बंद कर दी है? आपका अपना जमीर नहीं होता? तो एक तरफ तो आप लोगों के, देखिए कासिम सहाफी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माशरे में, सोसाइटी में, आप ही इंपैक्ट डालते हैं, आप ही जो है आप नमक छिड़कते हैं लोगों के जख्मों पर या मरहम लगाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ ये जनाजे पड़े हैं, दूसरी जानिब इलेक्शन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, दूसरी जानिब ये भी देखें कि सहाफी जिस तरीके से एक्शन कमेटी जो है उसके शहीदों का तमस्खरा उड़ा रहे हैं, उनके जनाजों का तमस्खरा उड़ाया जा रहा है, उनको इंडिया के एजेंट के साथ जोड़ा जा रहा है, उनसे उनके घरों से जिस तरीके से इंडिया, अजीब बात है, हर बात पे जब भी आप अपना हक मांगो, जब आप सेहत की बात करो, एजुकेशन की बात करो, जब आप कहो कि भाई सब मेरे आईनी हुकूक ये हैं, तो आप रॉ के एजेंट हो गए, आप हिंदुस्तान के एजेंट हो गए, आपके घर से भाई डॉलर की कीमत ज्यादा है या हिंदुस्तान की कीमत ज्यादा है? और हिंदुस्तान इतना पागल हो गया है कि करेंसी, वो अपनी करेंसी हमें भेजेगा या वो डॉलरों में भेजेगा? तो फिर आपकी इतनी नालायकी, नाकामी ये है कि भाई साहब आपके पास कोई जामिया बयानिया नहीं है, आप इस किस्म का 80s का 70s का बयानिया बिल्ड करके अवाम को बेवकूफ बना रहे। ये बेवकूफ वो आपने उधर देखा जिस तरीके से वो नौजवान जेंजी है, उसने नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से, जो उसकी पॉलिटिक्स जो उमूमन हिंदुत्व पे है और इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के हवाले से उसको जिस तरीके से उन्होंने रिजेक्ट किया, तो याद रखिए पाकिस्तान में भी वही जनरेशन पाई जा रही है। बेशक पाकिस्तानी जनरेशन लोग कहते हैं नहीं निकले, आप देखिए, मुझे क्यों, मैं गवाह हूं, 26 नवंबर को धड़ाधड़ इस्लामाबाद में लोग हाजिर हुए, उससे पहले जुलाई में किस किस्म के लोग हाजिर हुए, भाई उनको बगैर किसी खौफ के वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कम से कम ये तो है ना कि वहां पे गोली तो नहीं चलाई जाएगी। यहां पर तो आपने जिस तरीके से टीएलपी वालों के साथ किया, पीटीआई वालों के साथ किया, अब कश्मीरियों के साथ जो किया, क्या आपको लगता है कि नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें? ये बड़े खतरे की घंटी है भाई। बैठना होगा, दुनिया के बड़े बड़े वॉर्स, बड़े बड़े मसाइल, आपने, पाकिस्तान ने अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अभी अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अदा किया, पाकिस्तान ने नहीं किया? क्या ये जो अभी सिस्टम में बैठे लोग हैं, क्या इन्होंने ईरान और अमेरिका की मिलते तरले करके उनको सुलहनामे पर राजी नहीं किया? तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी जंगे, ताकतवर हुक्मरानों को एक पेज पर, सुलह के पेज पर बिठाते हैं, तो क्या कश्मीरी कमेटी क्या है, यानी एक्शन कमेटी के क्या मुतालबात है? छोटे मोटे मुतालबात है, बात करो उससे, बैठो, बातचीत से ही मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। आप इस तरह की लाशें गिराएंगे। आपने पीटीआई को खत्म करना था, मुझे बताया क्या पीटीआई खत्म हुई? क्या भुट्टो को लटकाने के बाद भुट्टो की पार्टी खत्म हुई? क्या नवाज शरीफ को यहां से जदा भेजा गया, क्या नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हुई? आप चले जाते हैं, वक्ती तौर पर आप होते हैं, आप चले जाते हैं, वो पॉलिटिक्स भी उसी तरह रहती है, मुल्क भी उसी तरह चलता है, निजाम भी उसी तरह। लेकिन जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, इसका खमियाजा याद रखिएगा। वली खान ने जब अफगानिस्तान में हमने सो कॉल्ड जिहाद शुरू किया, तो वली खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो तुम बीज बो रहे, इसका फल जो है पाकिस्तानी खाएंगे। आज 80,000 से ज्यादा जाने हम गवा चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर हम लॉस कर चुके हैं। टेररिज्म की जो लड़ाई हमने जो अफगानिस्तान में शुरू की थी, आज पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहा। तो याद रखिए कि ये दोबारा जो हम फिर से बीज बो रहे हैं, तो आने वाली जो नस्लें हैं, चाहे वो मेरे पुलिस फोर्स में, चाहे वो इंटेलिजेंस में है, चाहे वो फौज में, चाहे वो मेरे सिविलियन है, उनको भुगतना होगा। क्योंकि आपकी जो आज की पॉलिसियां हैं, इसका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। ऑलरेडी हम खमियाजा भुगत चुके हैं और हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि ये जो नई नस्ल होती है ना, ये इसको गोली, बम, बारूद के साए तले उसको परवान चढ़ाते हैं और इनको लगता है कि ये भूल जाएंगे।
नहीं भूला जाता सर। बदले की आग में आप मुझे बताएं, एग्जांपल अभी आप अफगानिस्तान की दे रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए चंद लोग फैसला करेंगे कि वो भी मुसलमान है, वो फितनातुल खवारिज है, वो उनके लिए आप फिर फितनातुल खवारिज ना हुए, उनके लिए भी आप हुए ना। जो नैरेटिव आप उनके लिए बेच रहे हो वो नैरेटिव वो आपके लिए भी बेच रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? आपने यहाँ पे 40 साल पुरानी पॉलिसी थी आपकी रिपैट्रिएशन की, एक काकड़ साहब की हुकूमत में जो कि केयर टेकर सेटअप था, उसका आईनी इख्तियार ही नहीं था, उसने आके यहाँ पे उठा के तीन तीन नस्लों पुराने वाले जो अफगान बैठे थे उनको उठा के धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दिया। ना वो उधर रहने के काबिल, ना कोई काम करने के काबिल, अनएम्प्लॉयमेंट उनके ऊपर, चोरी चिकारी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो नफरत नहीं लाएंगे, वो लाएंगे आईडीपीज़ की। यहाँ की रेशो कितनी बड़ी है, आपने कोई 2000 के करीब ऑपरेशन कर दिया सर, आपका टेररिज्म खत्म हो गया। यहाँ पे तो लोगों को बड़े बड़े 5-6 नाम पता है, ज़रब अज़ब हो गया, राह रास्त हो गया, राह निजात हो गया, रद्दुल फसाद हो गया, ये नाम पता है। तो बाकी 15 से 2000 के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, जो आईडीपीज़ की तादाद है, सवात के अंदर देख लें, जो लोग छत के बगैर इन बारिशों में सैलाब के अंदर बैठे को पूछने वाला है, आप बात ही नहीं करने देते। उसके अलावा यहाँ पे बैठ के पंजाब के अंदर एलिटिस्ट तरीन तबका जो रूल करता है सबको, वो बैठा पैसे खाई जा रहा है। कि दुनिया में जमहूरी आवाजों को तकवीत दी जाती है, जमहूरी आवाजों को परवान चढ़ाया जाता है, उस बयानी को बिल्ड किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलरों ने को दिलवाई गई है, और जिस तरीके से वो बेचारे भी, जाहिर बात उन्होंने भी तो जीना है, उन्होंने भी जिंदगी गुजारनी है, तो जिस हालात में आपने देखा मारंग बलोच, मुझे याद है कि दिसंबर की ठठरती हुई रात में आती है, खवातीन उसके साथ होते हैं, बच्चे उसके साथ होते हैं, आपने मेरे पानी ऑफिस वाली से थोड़े से पानी वाली बंदूकें उनके ऊपर मारी, वाटर कैनन उनके ऊपर चलाई। मैं ये सवाल जब मैंने एक ताकतवर कुर्सी पर एक बैठे एक शख्स से किया कि सर अगर आप मुझे ये कहें कि दिसंबर में जो आपने किया, अगर आज मरियम, अगर मारंग बलोच इतनी ताकतवर हो चुकी है और अवाम उसके के साथ हो चुकी है, तो ये कोताहियां आप लोगों की है। आप लोगों ने ठठरती सर्दी में उनको चाय देते, उनको ब्लैंकेट देते, उन पर आपने शेलिंग की, उन पर आपने पानी फेंका। और अगर आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि भाई उनके पास बंदूकें डंडे थे, तो ये वीडियो मेरी थी, सारी वीडियो मेरी थी, जो कामते हुए बिलखते हुए बच्चे थे, खवातीन थी, मैं वहां पे मौजूद था। शुरुआत आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने की, किसके कहने पर की ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ हुआ उसका नुकसान क्या हुआ। वो जमहूरी आवाजें जो पुरअमन तरीके से अपनी डिमांड मांग रही, क्या मांग रही है कि भाई साहब अगर हमारे लोगों ने गलतियां की हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा है, तो अदालती निजाम मौजूद है, आप उसके थ्रू तो कराएं। आप ऐसे तो लाशें ना गायब करें, ऐसे तो लोगों को ना गायब करें, तो उनके साथ बात हो सकती थी। आपने वहां पर जिस तरीके से हुकूमत मुसल्लत की है, उसका वजीर आला जहाज के अलावा वो सफर करके मुझे बताया, दिखा दे, वो क्वेटा में जाके बगैर प्रोटोकॉल के निकल जाए, मैं उसको मैं कहता हूं कि मैं ये सहाफत छोड़ दूंगा। आपके गलतियां कोताही की वजह, और फिर कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। क्या 1971 की इतनी बड़ी गलती सीखा गया? क्या इतना पूरा पाकिस्तान टूटा कोई सीखा गया? बलूचिस्तान में जो आपने 65 के जमाने में अयूब खान ने जो कुछ किया बलोच रहनुमाओं के साथ, उन गलतियों से आप अगर सीखते तो बलूचिस्तान आज इस तरह तो ना खड़ा होता। अगर आप माजी में थोड़ा सा मुशर्रफ के दौर में थोड़ा सा सीखते तो आज जो कुछ हो रहा है वो ना होता। इस तरह आप वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से जो चीजें हुई हैं, क्या उससे मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? तो भाई साहब आपको समझ नहीं आती है। आपने टाउट किस्म के, डाकिया किस्म के सहाफियों को 2,000 रुपए के स्क्रिप्ट पे बिठाए, लोगों को आपने बयानिया लोगों का बिल्ड करें। आप समझते हैं कि लोग चे हैं और वो समझ जाएंगे, आपका बयानिया एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा नहीं होगा भाई। इसमें आपको रियलिस्ट बदामी साहब को भी ऐड कर लें, मतलब हाथ जोड़ के उनसे माफी करें कि उन्होंने क्या बात की कल। सर मैं तो वही कहूंगा, ये सहाफत खत्म हो गई, डाकिया साफी रह गए। माजी की गलतियों की जो आप बात कर रहे हैं ना, आपने बाकियों का तो जिक्र किया है, इसके अंदर आपने ज़िया साहब का जिक्र कम किया। मतलब ज़िया साहब के एरा से पहले 1971 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 900 मदारिस थे। वो अगले 10 साल के अंदर आप वो नंबर देख लें, वो 50,000 पे चला गया था। वो 45,000 मदारिस जो है वो हमें भी काट रहे हैं। गोली बम बारूद के साथ चले आप लोगों को पढ़ाई चला रहे हो। अगर मुशर्रफ सोचता था कि मैं 30 साल लूंगा, ज़िया-उल-हक ने भी कोई 30-25 साल का प्लान बनाया था, आयूब खान ने भी बनाया था, बहुतों ने बनाया प्लान, क्या कामयाब हुआ? प्लान तो एक रब का भी होता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज ज़िया-उल-हक को आप किन अल्फाज में याद करते हैं? आज उसने जो नफरत का बीज बोया, क्लाशनकोफ कल्चर ले आए, स्मगलिंग, हमारे यहाँ जो, मुझे याद है मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं, हमारे लोग बड़े पुरअमन लोग थे, बड़े खूबसूरत लोग थे,
पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग थे, लोग डिबेट करते थे, क्वेश्चन रेस करते थे, अचानक उन लोगों को जो सवाल उठाते थे मुख्तलिफ चीजों पे, जमहूरियत की बात करते, इंसानी हकूक की बात, उनके साथ क्या किया गया उस वक्त में। और फिर एक नई बिल्डिंग, फिर आप इसमें जमात इस्लामी को भी तो नहीं भुला सकते, जिस तरीके से उन्होंने फिल्में बनाई, लोगों को जिहाद की तरफ धकेला। फिर इसी तरह आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा बच्चा जो निसाब है उसमें जिस तरीके से नफरत का प्रचार किया गया, जिस तरीके से लोगों को उकसाया गया, तो जनरल जियाउल हक के वो कारस्तानियां तो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे, और शायद आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी, क्योंकि वो बू, वो बारूद की बू, वो नफरत की बू, वो दहशत की बू, आज भी जब आप इस इस्लामाबाद के फैसल मस्जिद के आसपास गिरते तो आपको वहां से महसूस होती है। क्योंकि जो इंसान जो किरदार निभा के चला गया, उसका किरदार उसको जस्टिफाई करता है पूरी दुनिया में, फिर रहती दुनिया में, तो हम उसको बिल्कुल नहीं भूलें। आज आपने मदरसों की बात की, आपने लिटरेचर की बात की, आप निसाब को देखें। मुझे याद है सवात में जब ऑपरेशन शुरू होता था, उस वक्त अचानक एक नया पैराग्राफ जो है वो उसमें इजाफा किया गया, और जिहाद को जिस तरीके से उन्होंने पेश किया, हालांकि जिहाद जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो रियल इस्लाम है, जो जिसमें जो चीजें मेरे सामने आई हैं, वो तो काफी मुख्तलिफ है। तो फिर क्या वहां पे दोबारा एक ऐसा ऑपरेशन तैयार करना था कि ऐसी नफरत की फिजा तैयार करनी थी, जिससे फिर क्या हुआ, हजारों लाखों सवात शांगला दीर इन इलाकों से लोग कूच कर गए। लोगों के साथ क्या, उनके घर जब वो वापस लौटे तो किसी का घर टूटा था, किसके घर से सामान गायब था, किसी के घर जो है जो अपनों की लाशें पड़ी थी। ये चीजें सवात के लोगों को मिली। आप मुझे ये बताया, आपने ऑपरेशन की बात की, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन से आज भी सवात में टेररिज्म नहीं रोकी, आज भी तालिब उठ के खड़ा हो जाता है, आज भी आपके बनू में, लकी मरवत में पुलिस स्टेशन बंद पड़े हुए हैं। तो फिर मुझे ये बताया कि अगर ऑपरेशन से ये मामला सॉर्ट आउट होता तो पहले ही हो जाता। आपने तो पहले ही दावा कर चुका था कि भाई हम कल्ला कमा कर चुके हैं, हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी ग्राउंड में आप जाके देखें, कल जिस तरीके से हमारे फोर्सेस में जो प्यादा फोर्स थी बलूचिस्तान में, उन पर जो अटैक हुआ, जिसमें तकरीबन दर्जन से ज्यादा जो है नौजवान हमारे शहीद हो गए, तो क्या ये आपकी पॉलिसी नाकिस है? आप अपने नौजवानों को नहीं बचा पा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप अपनी फौज को, जिस तरीके से वो जाके शहीद हो रही है उस तरह बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, उसको बचाना है। वो कौन है? वो हमारे भाई हैं, वो इस मुल्क के लिए फख्र है। लेकिन आज उनकी जान भी जोखों में आपने डाल दी आपकी गलत पॉलिसी की वजह से। जब पॉलिसियां दुरुस्त सब में नहीं जाती तो फिर खमियाजा ना सिर्फ अवाम बल्कि सिक्योरिटी इदारे जो है उनको भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही पाजी। इसके अंदर आप ये भी ऐड कर देना कि ये 2025 वाला जो साल है ना, ये पिछली दहाई का, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो ये कैसी आपकी पॉलिसी थी जिसके अंदर कि आप पिछले को 25 सालों से जहाद कर रहे हो, जंग कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, उसके बाद जो फाइनली साल आता है उसमें टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज सबसे ऊपर चली जाती हैं? सर आप देखें कि हम कहाँ गए, अफगानिस्तान से यानी सोमालिया से एक नंबर, सोमालिया हमसे एक नंबर आगे है। आप ये हमारी जो पॉलिसी है, ये हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है, सबसे ज्यादा कर्जा इन नालायकों नाअहलों ने लिया। इनके लिए आपने जहाज भेजे कि भाई ये आएंगे, मुल्क को बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। आज मुझे ये बताएं कि आपकी मईशत डूब चुकी है, उसकी नैया डूब चुकी है। बिजनेसमैन की ये हालत है कि परसों मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा नाम यहां पे आया और उसने मुझे कहा कि मैं यहां से कूच कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, सारी चीजें बिजनेस शिफ्ट कर रहा हूं। तो मैंने जब उससे सवाल किया कि भाई मसला क्या है, उसने कहा भाई मैं किस किस को भत्ता दूं, अदालतें तो है नहीं, किस किस के मैं जेब गर्म करूं, यही पैसा मैं बाहर इन्वेस्ट करता हूं, मुझे उसका फायदा होगा। तो आपने इन्वेस्टर पे ये जमीन तंग कर दिया। आपने 27वीं 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरा, आप देखें पंजाब में वो जो डंडामारी करके वकील आते थे, जिन्होंने के पास झंडा होता था, वो आज वो जजों की कुर्सी पर बैठे हैं। आप जाके सिंध में हालत देखें, अदालती निजाम का ये हाल है कि मुझे एक वकील ने कहा यार वकील की क्या जरूरत है, आप डमी वकील को खड़ा करो, लेकिन फैसले जहां से होने से वहां से होंगे। आप बड़े से बड़ा वकील भी करो, कोई फायदा नहीं होना है। तो जब आपका निजाम इंसाफ का इतना कमजोर होगा, जब आपका जो आइन है उसकी रूह को इतना कमजोर कर दिया जाएगा, तो कौन पागल है जो यहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? जब आपके टेररिज्म के इंडेक्स आपके कम होने के बजाय वो बढ़ते चले जाएंगे, तो कौन पागल है कैसे मुल्क में जाएगा जहां पे सियासी अदम इस्तेकाम है? भाई आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, टीएलपी के साथ आप बातचीत को तैयार नहीं है, कश्मीरियों के साथ आप बातचीत को तैयार नहीं है, बलूचिस्तान अपना हक मांगता है,
भाई वो एजुकेशन जिस तरीके से हर सेक्टर में उसको नेग्लेक्ट किया गया है, जब वो अपने हक की बात करते तो आप गद्दारी के सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। कब तक आप गद्दारी के सर्टिफिकेट, और जो सहाफी बोलता है आप उसे बेरोजगार कर लेते हैं, आप उस पर पी का एक्ट लगा लेते हैं। यानी आपको हर वो बात बुरी लगती है जो मुल्क के हक में है और आपके हक में आपको लगता है शायद मेरी कुर्सी को हिला देगी, तो आपको उसी तकलीफ खाई जा रही है। और आप जनरल सीसी वाला आपने पूरा निजाम खड़ा कर दिया है, एक खौफ का निजाम। लेकिन ये पाकिस्तान जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हार्ड स्टेट बनाया जाएगा, हार्ड स्टेट इतना आसान नहीं है कि ऐसे अवाम पर जो सारी उम्र आजाद रही हो, कम से कम आजाद रही है, कोई आजादी का सांस हमने इससे पहले लिया है। ये हालात नहीं थे जो मैं अब देख रहा हूं। और आप कहते हैं मैं हार्ड स्टेट बनाऊंगा, और अगर कोई बोलेगा, अभी परसों क्या हुआ है, मुझे एक साफी ने बात की जो टेलीविजन से एक टेलीविजन से वाबस्ता है, वो कहते हैं कि हमें एक मैसेज आया कि बिजली जो जाती है इस पे किसी ने बात नहीं करनी है। यानी यानी लोड शेडिंग पे आप बात नहीं कर सकते हैं। जब हालात इस किस्म के खौफजदा आप करने की तरफ जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे कि जितना आप किसी चीज को दबाते हैं ना, उसका रिएक्शन उतना ही खतरनाक आता है। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिसियां बन रही हैं, उन पॉलिसियों का जो खमियाजा है हम तो भुगत रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो इस वक्त डमी किस्म के हुक्मरान है, ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो की है, अच्छा ये सियासतदान जो अपने आप को अलग कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसियां हम नहीं बना रहे, ये इसमें बाकायदा शामिल है। ये तमाम तर सहाफी भी शामिल हैं जो इस बयानिए को डिलीवर कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान को कुछ होता है माशी तौर पर, सियासी तौर पर तबाह हाली का ये जो शिकार है, इसमें ये तमाम लोगों का किरदार है। मैं तो अपने आप को भी माफ नहीं कर रहा हूं। आज कश्मीर के जनाजों पर मैं उस तरह बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं भी उनका कातिल हूं। मैं भी अपने आप को कसूरवार उतना ही समझ रहा हूं जिस तरीके से इस वक्त कश्मीरी जिन लोगों को समझ रहे हैं, क्योंकि हमें रब ने जो ड्यूटी दी है हम नहीं अदा कर पा रहे हैं, हम वो ड्यूटी नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को, मेरा जमीर जो है वो मुझे बार बार जिस तरीके से एक तकलीफ में मैं मुबतला हूं, जिस तरीके से मैं वो तस्वीर जो विजुअल देख रहा हूं, तो मैं भी एक तकलीफ में, और मैं अपने आप को बराबर का कसूरवार समझ रहा हूं इस वक्त जो खून बह रहा है कश्मीर में। बाजी सिर्फ पता है क्या, कॉन्शियस जिंदा रहना चाहिए। ज़मीर जो है ना, जब तक इन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं, हिपोक्रेसी हमारी नस्लों की रूट्स में, जड़ों के अंदर है। आपने गद्दारी के मुकदमों की बात की, हमने फातिमा जना को नहीं बख्शा था। हमने आज तक ये नहीं पता चला कायद की पेट्रोल ख़त्म किस तरह हुआ, उनको मारा गया था या तिब्बी मौत थी उनकी। हमें आज तक इतने सवाल, लियाकत अली ख़ान को मारने वाला मौके पे मार दिया गया। तो हमारी तारीख ही भरी पड़ी है। हमारी 65 की जंग के अंदर हम इन्हीं कश्मीरियों को इस्तेमाल करके ऑपरेशन जिब्राल्टर करते हो, बाद में तारीख से उसको मिटाते हो। तुमने 65 की जंग का आगाज़ किया, तुम तारीख में जो मर्जी लिखो, हमें पता है तारीख क्या बताती है ना। ऑपरेशन जिब्राल्टर में तुम्हारी 6 सितंबर से 1965 शुरू होती है, हमारी 2 महीने पहले से शुरू होती है तारीख। आप उसको माइनस नहीं कर सकते। आप जजों की बात करते हैं, आपने 26वीं 27वीं तरमीम में उनको तोड़ के फेंक दिया। ट्राइकोटमी ऑफ पावर होती है, सेपरेशन ऑफ पावर। आपने उसका एक पिलर उखाड़ के बाहर फेंक दिया, जजों वाला, जुडिशरी वाला। अब वो ख़त्म हो गई है। अब किसने ओवरसी करना है इस सारे प्रोसेस को? 23 लाख के करीब आपके केस पड़े हुए हैं पेंडिंग। कोई पूछने वाला है इसकी? कोई बातचीत करेगा? और आप कहते हो हम हार्ड स्टेट बनेंगे जिसका सॉफ्ट इमेज होगा। कैसी मुनाफकत से भरी बात है। एक हार्ड स्टेट का सॉफ्ट इमेज कैसे आप इंश्योर करवाओगे जब 40-40 लाशें जो हैं यूनाइटेड नेशन के कमीशन बने आके चेक करने की बात कर रहे हैं? अरब न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सहाफियों को जिस तरीके से टूर पे ले जाया जा रहा है और जिस तरीके से चीजें दिखा जाती है अपनी, अब उनको निकाले ना, सिक्योरिटी हिसाब से छोड़ दे, जरा 2 मिनट के लिए बाहर निकल के पता तो करें, एक व्लॉग करें। ये 2-2 हजार रुपए की जो सहाफी स्क्रिप्टेड आप लेके जाते हैं, इससे बयानिया नहीं बनता है। आप हकायक से क्यों जान छुड़ा रहे हैं कि हकायक से आप अपने आप को, अच्छा मैं अभी एक फिल्म आई हिंदुस्तान की, आपने सतलुज देखी भी होगी। आप देखें कि उस सतलुज में जिस गिल ने, जिस बुचर ऑफ पंजाब ने जो जुल्म बर्बरियत की, क्या आज लोग उनको भूले हैं? उसका अंजाम जरा देख लीजिएगा, उसके वो घर के हालत देख लीजिएगा। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है, कोई अच्छे अल्फाज में उसको याद नहीं कर रहा है। तो कम से कम याद रखिएगा कि आपको भी कोई याद नहीं करेगा। आज देखें पंजाब में जिस तरीके से सीटीडी बनाई गई, या उन्होंने जो जुल्म शुरू किए हैं, जिस तरीके से बहुत सारे नौजवानों की तवील लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग मजलूम हैं, जिन्होंने कोई जुल्म किया नहीं, जिन्होंने कोई ऐसी चीजों में वो शामिल नहीं हुए हैं जिस पर आपने गोलियां मारकर उनको कत्ल किया। तो पॉलिटिकल मामलात को सॉर्ट आउट करें, बैठें, लोगों के साथ बातचीत करें, क्या होगा? बातचीत से ही मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने गलतियां की, गलतियों पे बंदा माफी मांग लेता है, लेकिन इससे आगे जो गलती आप करेंगे
उसका फिर मेरे ख्याल में जो उसके जो नताइज होंगे ना वो इंतहाई खतरनाक होंगे, और फिर उसको वो बड़ा मुश्किल होगा हम सबके लिए। हमें हमें अभी अभी तसव्वुर करें कि ये आग अभी जो है, ये आपने एक चिंगारी जल रही है उधर कश्मीर में, लेकिन अगर ये शोलों में तब्दील हो गई तो फिर क्या होगा। मुझे याद है मैं कश्मीर के बॉर्डर पे गया हूं, अपने फोर्सेस के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं, देखा है सारी चीजें। मैंने वहां पे कश्मीरियों के कब्रें देखी हैं जिन्होंने फ्रंट फुट पे आके खड़े होके उन्होंने फौजी हजरात से पहले ही शहादतें दी हैं। तो आप जाके उस किस्म के जो लोग जो आपके लिए खड़े होते थे, स्टैंड लेते थे, वो माएं बहन बेटियां जो अपने घरों से खाना लाके आपको देती थी, अपने बेटों को कहती थी आप उठो डंडा लेके जाओ लेकिन खड़े हो जाओ अपने फोर्सेस के साथ, आज वो जिस तरीके से बिलक रही हैं, तो ये तकलीफ जो है ये सारी उम्र के लिए आप उनको तकलीफ दे रहे हो। और खासकर ये जो हमारे वक्ती तौर पर ये डमी सियासतदान जो गिद गिद है, आप मरियम नवाज के ट्वीट देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी कि ये सियासी गिद जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं। याद रखिएगा आप भी अपना रोल निभा सकते हो, अगर आज भी आप अपने तौबा कर लो जो कुछ आपने इस रिजीम में किया है लोगों के साथ, और आज लोगों के साथ बैठो, एक नया हल इस चीज का निकालो, तो मेरे ख्याल में चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। वरना जिस तरीके से आप समझते हैं कि हमें कुर्सी दी जाती है, हमें बिठाया जाता है, तो याद रखिएगा ये कागज का ये पेज जो है ना, ये फिर सारी उम्र कभी नहीं होता। हमने बड़े बड़े पेज फटते हुए देखे, तो याद रखिएगा फिर ये अवाम जो है ना, आपका गला होगा और अवाम का हाथ होगा, फिर आप बच नहीं पाएंगे कि जो बाजार आपने गर्म किए हुए, ये मसाइल, ये तकलीफें, ये दुख, ये सारी उम्र के लिए जिंदा रहनी है। सारी उम्र के लिए ज़िंदा रहने आपका गिरबान होगा और आवाम का हाथ होगा। बाजी बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुआ है कि आने वाला दिन हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए बेहतर हो। हमारी माओं से हम माफ़ी मांग सकते हैं, और भारत से भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा अपोलोजाइज़ कर लें कि हमने आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक रिटोरिक बिल्ड किया, लेकिन सैडली वी आर फेसिंग द सेम सिचुएशन ओवर हेयर। अपना ख्याल रखिए जी, दुआ करें सबके लिए। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, बट दिस इज़ द लीस्ट दैट वी कैन डू। हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम यहाँ बैठ के आवाज़ उठाएं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इग्नोरिंग द फैक्ट कि इसका नताइज हमारे लिए क्या होंगे। हम दुआ कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी और कश्मीरी भाइयों के लिए भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अनटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।